Hello viewers, welcome back to my channel. So today we will read about average variable cost. Average की बात हो रही है मतलब per unit की बात हो रही है and because it is average variable cost, so it is per unit variable cost of production. Variable cost क्या है? TVC which is total variable cost. Production क्या है? Transformation of input into output. Suppose करो कि firm 5 units produce कर रही है, किसी भी चीज़ की ले लेना एंड उसके लिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 500 है, 500 लग रही है, मतलब 5 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही है वो 500 लग रही है एंड मुझे जानना है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी लगेगी। ठीक है, उसको हमने बोल दिया एवीसी, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझ लो कि 5 टॉफ़ी 25 रुपये की आती हैं तो एक टॉफ़ी कितने रुपए की आएगी, तो इसको आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एवीसी निकालने के लिए TVC डिवाइडेड बाई क्यू, बिकॉज ये हमको 1 यूनिट के बारे में बता देगा। TVC क्या है मेरा 500 है एंड Q क्या है मेरा 5 है। Q इज़ माई लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो आई एम गेटिंग AVC एज 100, मतलब कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 100 रुपये लग रहे हैं, तो 5 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितने रुपये लग रहे हैं? 500 लग रहे हैं। सो AVC का फॉर्मूला क्या मिला? TVC डिवाइडेड बाय Q। अब हम ये टेबल देखते हैं एंड इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी टेबल रीड कैसे करना है। सो आउटपुट 0 है एंड TVC भी 0 है, विच मीन्स दैट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट फर्म जब कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रही है, हमारे पास वेरिएबल फैक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमने प्रोडक्शन में पढ़ लिया है। अब जब फैक्टर ही नहीं होते हैं, वेरिएबल फैक्टर ही नहीं होते हैं, तो उनकी कॉस्ट कहाँ से जनरेट होगी? इसीलिए हमारा TVC भी यहाँ पर 0 है, तो AVC भी नहीं होगा। ठीक है, अब फर्म 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है एंड उसके लिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 रुपये है। ठीक, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें क्या बताता है? ये हमको एक यूनिट की बात ही तो बताता है, पर यूनिट की बात ही तो बताता है ना हमको ये। एंड जब यहाँ पे बात ही एक यूनिट की हो रही है, विच मीन्स कि AVC यहाँ पर 6 ही आने वाला है। आप इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हो, तो फॉर्मूले से क्या आएगा? TVC आपका 6 है, Q आपका 1, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखो फर्म ने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट 10 रुपये लग रही है। मुझे जानना है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी लगेगी, तो मैं क्या करूँगी? 10 को डिवाइड कर दूंगी 2 से और मुझे आंसर मिलेगा 5, मतलब कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 5 रुपये लगेगी कॉस्ट। अभी फर्म 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15 है। अगेन मैं वही करूँगी, 15 को डिवाइड करूँगी 3 से एक यूनिट के बारे में जानने के लिए एंड मुझे आंसर मिलेगा 5। फिर नेक्स्ट पे मैं डिवाइड करूँगी 24 को 4 से एंड जब फर्म 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है तो मैं डिवाइड करूँगी 35 को 5 से एंड आई एम गेटिंग माई आंसर एज 7, राइट। AVC इनिशियली डिक्रीज हुई, 6 से 5 हो गई, डिक्रीज हो गई एंड फिर ये कांस्टेंट रही एंड फिर ये इंक्रीज होने लग गई। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले फॉल करेगी, फिर कांस्टेंट आएगी एंड फिर ये राइज करने लग जाएगी। सो लेट्स सी द ग्राफ। सो दिस इज द शेप ऑफ AVC। तो ये हमारा AVC आया है, तो अगर आप इसकी शेप देखो तो ये यू शेप है। यहाँ से ये डिक्रीज, यहाँ से ये डिक्रीज हुआ, पहले 6 से 5 हो गया, डिक्रीज हो गया, 5 से 5 रहा मतलब कांस्टेंट आ गया एंड फिर ये इंक्रीज होने लग गया, 6 और 7 हो गया मतलब बढ़ने लग गया। सो AVC की शेप यू शेप है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमको बताता है दैट TP इनिशियली विल increase at an increasing rate and then TP will increase at a decreasing rate and वो हमको नेगेटिव रेट के बारे में भी बताता है TP के। लेकिन जो कॉस्ट होता है उसमें सिर्फ 2 रेट्स ही देखे जाते हैं, वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर एंड सेकेंड इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सो कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी इज ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट कम आएगी। तो फर्स्ट इनिशियली क्या है, बिकॉज आपने देखा इनिशियली जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है एंड हमारी कॉस्ट क्या होती है? वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो जब ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो मतलब पहले यहाँ पे एक लेबर 12 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अब एक लेबर 14 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहले एक लेबर सिर्फ 12 यूनिट प्रोड्यूस कर दे रहा था एंड अभी एक लेबर 14 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोडक्टिविटी क्या हुई? इससे बढ़ गई। मतलब जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, पहले से वेस्टेज कम हो रही है इस बार। मतलब पहले जब उन्होंने 12 यूनिट बनाई एंड अभी उन्होंने 14 बना दी, तो इससे हमारी कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी।
तो जब प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो इसीलिए कॉस्ट आपकी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। एंड जब प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, अब एक लेबर जहाँ पहले 14 बना रहा था अब वो 10 बना रहा है, तो ऑफकोर्स कॉस्ट तो यहाँ पे बढ़ जाएगी। अभी आपको और लेबर एम्प्लॉय करने पड़ेंगे लेकिन फिर भी कम आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। एंड इसी वजह से हमारा क्या होता है, एवीसी और जितने भी कर्व्स हैं इनकी शेप आएगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो आप राइस आता है, मतलब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। जब डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो कांस्टेंट आता है, विच मीन्स कि आपका MP 0 आ रहा है। लेकिन टोटल कॉस्ट में ऐसा नहीं होता है, मतलब कि आपको कांस्टेंट TC देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज इट मे पॉसिबल कि अगर आपने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा वेरिएबल इनपुट को एम्प्लॉय किया है तो वो कुछ भी ना जनरेट करे, उसके आने से आपका आउटपुट ना बढ़े, इट मे पॉसिबल, लेकिन कॉस्ट तो बढ़ेगी ना उसके आने से। अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि MC भी कभी 0 नहीं आएगा। होता है ABC इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ A। इनिशियली क्या करेंगे, जैसे कि अगर वहाँ पे राइस है तो यहाँ पे फॉल हो जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट है यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, एंड वहाँ पर फॉल है तो यहाँ पर राइस आएगा। तो ABC की शेप ऐसी इसीलिए है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये सब मैंने आपको बता दिया क्यों है। एंड इसके 3 फेजेस होते हैं, इनिशियली ये फॉल करती है, फिर ये कांस्टेंट रहती है, फिर ये राइज करती है। एंड ये मैंने बहुत बुक्स में देखा है कि ये ऐसे ही होती है, बट देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स जिसमें कि ये कांस्टेंट रेट नहीं शो किया हुआ, तो जनरली ये हमारा कांस्टेंट ही देखने को मिलता है। तो ABC इनिशियली फॉल करता है, उसके बाद अपने ऑप्टिमम लेवल मतलब अपने मिनिमम पॉइंट पर आता है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि उसकी कॉस्ट हमेशा कम आए, तो जिस पॉइंट पर उसकी कॉस्ट कम आ रही है मतलब वो उसका ऑप्टिमम लेवल हो जाएगा। एंड ये जो शेप है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, मतलब कि उन 2 फैक्टर्स की वजह से आपकी ऐसी शेप आती है।